इसमें कुछ है नहीं। और आप लोगों के पास अपने सिस्टम सेटअप हैं सबके, यस सर। मतलब काली लिनक्स या पायरेट ओएस कुछ ना कुछ आप यूज़ कर रहे हो? हाँ सर। कर रहे हो, ओके गुड। तो मेनली तो ज़्यादातर काम हमारा लिनक्स में होता है, विंडोज़ का इसमें कुछ यूज़ नहीं करते इस पर्पस में। तो लिनक्स से और लिनक्स के जो कमांड लाइन है उससे जितना फेमिलियर हो, जितना कंफर्टेबल हो उस चीज़ में, उतना आपको फ़ायदा रहेगा। और इस कोर्स के थ्रू आउट भी ये देखोगे कि हम सारा काम टर्मिनल में ही करते हैं, कमांड लाइन की यूज़ कर रहे हैं हर जगह। ठीक है, तो प्रैक्टिकल उस पर मैं आऊँ उससे पहले थोड़ी सी थियोरी है देख लेते हैं। ओके, तो स्क्रीन इस समय आप लोगों को विजिबल है मेरी? यस सर। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग की जहाँ बात होती है, ठीक है, उसके साथ पहले तो कुछ और कंसेप्ट्स हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट है या सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे कोई बता सकता है कि वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है? सर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हम मतलब वो मतलब चेक करेंगे वल्नरेबिलिटीज फ्लॉज को, जो भी कमजोरियां रहेगी टारगेट मशीन की उसको हम स्कैन करेंगे, चेक करेंगे। ओके, एंड जब हमें कुछ वल्नरेबिलिटीज, प्रॉपर वल्नरेबिलिटीज मिल जाएंगी तब हम उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेंगे, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग करेंगे उसके ऊपर, उन कमजोरियों के ऊपर, उन वीकनेसेस के ऊपर। तो यहाँ पे जब बात हो रही है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट की, उसमें आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या वल्नरेबिलिटीज़ हैं किसी भी सिस्टम में या किसी नेटवर्क में, जिस भी रिसोर्स को हम टारगेट कर रहे हैं। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग पे जब आते हैं, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग मतलब कि उन वल्नरेबिलिटीज़ को हम एक्सप्लॉइट करके देख रहे हैं कि किस तरह से उस सिस्टम को हैक किया जा सकता है। ठीक है, तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग ज़्यादा इन डेप्थ होती है। पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आप एक स्टेप आगे जाते हो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के। तो ये जो डिफरेंस है ये सबको क्लियर है ना अच्छे से कि क्या है दोनों में? जी। ओके गुड। एक चीज़ और मेंशन की हुई है, सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग। ये मतलब एक एकदम ही डिफरेंट चीज़ है। ठीक है, अब हर कंपनी में, हर ऑर्गेनाइजेशन में एक कुछ ना कुछ सिक्योरिटी पॉलिसीज़ उन्होंने बनाई होती हैं, जिनको हर कोई फॉलो करता है। लेकिन सिर्फ पॉलिसी बनाने से कुछ नहीं होता। वो पॉलिसी कितनी इफ़ेक्टिव है, उस पॉलिसी से एक्चुअली आपकी सिक्योरिटी कितनी बढ़ रही है, या अगर मान लो कोई कंप्लायंस रिक्वायरमेंट है आपकी, वो फुलफिल हो रही है या नहीं, ये सब अगर आपको चेक करना है तो अपनी एक सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिट करवाओगे कि उसमें किस तरह से, क्या क्या आपने मेजर्स लगाए हैं, क्या वो एक्चुअली फॉलो हो रहे हैं या नहीं, क्या वो किसी उनका कोई पर्पस है या नहीं, या ऐसे ही बेकार है। इस तरह की चीज़ें आती हैं सिक्योरिटी पॉलिसी ऑडिटिंग में। तो वो तो डिफरेंट लाइन हो जाती है टोटली। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ ऑडिट्स यहाँ पे एक मेंशन है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करते हैं, जैसे उसका मतलब ये है कि जो पेनिट्रेशन टेस्टर है, मान लो अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैरी आउट कर रहे हो, तो इंटरनल टेस्ट का मतलब ये है कि जो भी आपका टारगेट है, मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन का नेटवर्क आप टारगेट कर रहे हो, उस नेटवर्क के अंदर ही आप लोकेटेड हो और वहां से आप अटैक कर रहे हो। मतलब जैसे कि कोई इनसाइडर अटैक अगर होता है कंपनी में, मतलब कंपनी का ही कोई एम्प्लॉय किसी तरह का अटैक करना चाहता है, तो उस केस में क्या होता है कि अब उसको तो ऑलरेडी नेटवर्क एक्सेस है, वो ऑलरेडी उस
नेटवर्क के अंदर ही बैठा हुआ है, वो अगर अटैक करता है, वो अगर किसी तरह की हैक करता है कंपनी के सिस्टम्स पे, तो दैट इज समथिंग जो इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट के बराबर हो गया। इस तरह की सिचुएशन अगर आपको सिमुलेट करनी है, अगर आपको ये देखना है कि इनसाइडर अटैक से किस तरह का नुकसान हमें पहुंच सकता है, तो आप इंटरनल टेस्ट करवाओगे। और एक्सटर्नल टेस्ट मतलब जैसे रिमोटली कोई अटैकर है, वो नेटवर्क के बाहर कहीं लोकेटेड है, जैसे काफ़ी अटैक्स जो होते हैं उसमें अटैकर नेटवर्क के आसपास नहीं होता, दूर कहीं अपने घर बैठ के सिस्टम्स को अटैक कर रहा होता है रिमोटली, दूर से ही। इस तरह की सिचुएशन को अगर आप पेनिट्रेशन टेस्ट में देखना चाहते हो तो वो एक्सटर्नल टेस्ट हुआ। ये डिफरेंस क्लियर हुआ एक्सटर्नल और इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्ट का? यस सर। यस, ओके। किसी को अगर कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो पूछ लेना, कोई बीच में ठीक है, कोई हिचकिचाना नहीं है पूछने में। बस जितना पूछोगे उतनी क्लैरिटी आएगी, उतनी अच्छी से समझ आएंगी चीज़ें। ओके, तो यस सर। आज थोड़ी सी ये इंट्रो वाला पार्ट मैं अपने तरफ से जो करा रहा हूँ, इसके अलावा कोई थियरी नहीं रहेगी इस कोर्स में, ठीक है? तो अभी थोड़ी सी थियरी है। अब बाकी जब हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो उसके भी फेजेस होते हैं, उसके भी स्टेप्स होते हैं अलग अलग। और आई थिंक आप लोग फेमिलियर होंगे टू सम एक्सटेंट इन फेजेस से। यस जब, सर। है ना, एथिकल हैकिंग वाला जो कोर्स किया होगा उसमें भी इसी तरह के फेजेस देखे होंगे, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, रिकॉनेसेंस, ये सब देखा होगा वहाँ पे भी। अगर इसमें से किसी को कोई भी डाउट है तो पूछ लो अभी, थोड़ा फिर मैं एक ब्रीफ इनकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इनके बारे में भी हम देखते हैं। सर मतलब आप हमारा लेक्चर कल से कंटिन्यू आप ही लोगे ना? हाँ, क्योंकि कल वाले सर बोल रहे थे वो लेंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। नहीं, एज ऑफ नाउ जो अभी तक सिचुएशन है उस हिसाब से तो मैं ही लूँगा। मेरे को ही असाइन हुए आप लोगों की बैच। ओके ओके। और ठीक है। सर ज्वाइनिंग लिंक है? लिंक जो है ये रहेगा जो आपको आज मिला, जिससे ओके आपने आज ज्वाइन किया। ठीक है सर। सर आपने अपना नाम नहीं बताया। अच्छा, नाम नहीं बताया। माय नेम इज आर्यन, ताकि वो चीज़ फिर बाद में रह ना जाए, ठीक है? जी सर। अच्छा, तो फेजेस की जब हम बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ होती है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग, जो हम ये देखते हैं कि अपना जो टारगेट है उसके बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, कि जितना ज़्यादा आपको पता होगा उसके बारे में उतना ज़्यादा आपको एडवांटेज रहेगा, उतने ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस होंगे। तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर आप ढंग से कर लेते हो तो आपका आगे का काम आसान हो जाता है, मतलब आगे के फेजेस, आगे के स्टेप्स जो हैं वो आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो अच्छा, इसमें यहाँ पे पहला फेज जो है इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है, कि मतलब अब एज ए पेनिट्रेशन टेस्टर आप अपने किसी क्लाइंट के लिए कर रहे हो ये काम, ठीक है? हम यहाँ पे एथिकल हैकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये ब्लैक हैट हैकर्स नहीं है हम लोग। हम अगर हैक कर रहे हैं तो वो फॉर एथिकल हैकिंग के पर्पसेस से होगा, और आपके पास प्रॉपर पहले परमिशन होगी उस चीज़ को करने की। तो जो भी आपका क्लाइंट है, जिसके लिए आप टेस्ट कर रहे हो, जिसके रिसोर्सेज को आप टेस्ट कर रहे हो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कि कौन है, क्या करता है, उनकी कोई वेबसाइट है तो उस वेबसाइट में क्या है, उनके बारे में कोई आर्टिकल है, उनकी जितनी भी इंफॉर्मेशन मिल सके सोशल मीडिया पे,
उनके एम्प्लॉयज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर मिलती है, जो भी है सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप ले लोगे। अब हो सकता है इसमें से सब कुछ आपके काम ना आए, डेफिनेटली, बिकॉज इन्फॉर्मेशन मिलने को तो काफ़ी कुछ मिल जाता है आजकल, इंटरनेट पे बहुत कुछ होता है। लेकिन अभी आपको ये नहीं देखना है क्या काम का क्या नहीं काम का। अभी बस ये देखो कि ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ये मेरे क्लाइंट से रिलेटेड है, मैं इसको रख लूँगा, नोट डाउन कर लूँगा, मैं इसको अलग से रख लूँगा मेरे पास कि हाँ दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट आई हैव गैदर्ड। तो कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि क्लाइंट है कौन, किस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने पब्लिकली अवेलेबल की है, किस तरह के बिजनेस में वो हैं, उनका आईएसपी कौन है, उनकी वेबसाइट क्या है, वेबसाइट पे किस तरह की इन्फॉर्मेशन है, कौन वहाँ काम करता है, एम्प्लॉयज़ जो अभी काम कर रहे हैं, पहले काम कर रहे थे। अच्छा, एम्प्लॉयज़ की जो इन्फॉर्मेशन है, इससे किस तरह का अटैक आप लॉन्च कर सकते हो? कोई मुझे बता सकता है ये चीज़? सोशल इंजीनियरिंग। सोशल इंजीनियरिंग, वेरी गुड। तो सोशल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, और इस तरह का अटैक करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि एम्प्लॉयज़ कौन है, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उनके बारे में और डिटेल्स पता चल जाएं, जैसे कि कौन किस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो और भी अच्छा, वो आप अपने एडवांटेज, मतलब उसका आप एडवांटेज ले सकते हो कि सोशल इंजीनियरिंग जब आप कर रहे हो तो इस इन्फॉर्मेशन को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो है कुछ टूल्स जो मेंशन किए हुए हैं, एक होता है गूगल डॉर्किंग, ठीक है, जिसमें आप अलग अलग सर्च ऑपरेटर्स यूज़ करके अपने गूगल सर्चेस को रिफाइन करते हो अच्छे से। एक सोर्स होता है इन्फॉर्मेशन का सोशल मीडिया वेबसाइट्स, ठीक है, सोशल मीडिया पे लोग बहुत कुछ डालते हैं अपने बारे में, लोग अपने ऑफिस के बारे में, जॉब्स के बारे में, कंपनीज के बारे में भी काफ़ी कुछ पोस्ट पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, हर जगह। तो कहीं ना कहीं से इन जगह से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर मान लो हम किसी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हैं, तो वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, तो उसमें डीएनएस लुकअप्स आप कर सकते हो, हुइस लुकअप्स कर सकते हो। कुछ स्पेसिफिक स्कैनर्स होते हैं जो वेबसाइट्स पे ही यूज़ होते हैं, उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे निक्टो है, डब्ल्यूपी स्कैन है, यूनी स्कैन है, इस तरह के टूल्स यूज़ कर सकते हो। एंड सोशल इंजीनियरिंग तो ऑफ कोर्स, अगर आपको कोई ऐसा एम्प्लॉय मिलता है जिसको आप टारगेट कर सकते हो या उस पर सोशल इंजीनियरिंग अटैक लगा सकते हो, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है। लेकिन उसमें ये भी ध्यान रखना होता है कि सामने वाले को ये ना पता चले कि हाँ ये सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट हो रहा है। तो इसमें इंफॉर्मेशन गैदरिंग की जहाँ बात करते हैं, अब ऑफ कोर्स टूल्स तो और भी हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, वो यहाँ मेंशन्ड है। फिर नेक्स्ट जो फेज आता है वो होता है रिकॉनेसेंस, इसको स्कैनिंग फेज भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, जो आपने इंफॉर्मेशन गैदरिंग में चीज़ें पता की, कि मान लो आपने ढूंढ निकाला कि ओके आईपी एड्रेसेस क्या हैं टारगेट सर्वर्स के, आपको ये पता चल गया कि कौन से नेटवर्क पे क्या नेटवर्क रेंज यूज़ हो रही है वहाँ पे। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, अलग अलग तरह के स्कैनर्स चलाओगे, पोर्ट स्कैन्स करोगे, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स करोगे, ये देखोगे कि वहाँ पे कौन सी सर्विसेज रन कर रही हैं सामने वाले सिस्टम्स पे। तो इस तरह की चीज़ें आप देखोगे, अलग अलग तरह के स्कैन्स आप रन करोगे इस रिकॉनेसेंस फेज में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले आपको इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अच्छे से करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो आप कर रहे हो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, पोर्ट स्कैनिंग, ये थोड़ा ज़्यादा हम क्या टेक्निकल साइड में आ गए, कि आपको टेक्निकल डिटेल्स मिल रहे हैं कि हाँ क्या प्रोग्राम्स चल रहे हैं सामने वाले सिस्टम पे, क्या सर्विसेज चल रही हैं, क्या ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा है, कितने पोर्ट्स ओपन है, क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे, टीसीपी यूज़ हो रहा है, यूडीपी यूज़ हो रहा है, क्या हो रहा है। यहाँ से आपको थोड़ा सा टेक्निकल साइड में हम आ जाते हैं इस फेज से। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग में ज़रूरी नहीं कि आपको टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा मिले, बट इस फेज में जो है आपको प्योरली टेक्निकल काम होगा।
तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टूल होता है या सबसे इम्पोर्टेंट जो आज की डेट में है टूल इस काम के लिए, वो है Nmap। तो Nmap से सब लोग फेमिलियर हैं। यस सर। Yes, sir. तो इस कोर्स में और इवन एथिकल हैकिंग में जितने भी टूल्स आप लोगों ने देखे होंगे, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका Nmap है, और इस टूल से फेमिलियर होना बहुत ज़रूरी है। Nmap की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। बाकी ऑफ कोर्स पोर्ट स्कैनिंग में आप HPing 3 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन उसकी फंक्शनैलिटी जो है वो Nmap जितनी अच्छी नहीं है, उसमें आपको इतने ऑप्शंस नहीं हैं। तो अगर Nmap आपके पास है तो इसकी ज़रूरत नहीं है HPing 3 की। नेटकैट, अच्छा नेटकैट यूज़ किया किसी ने? नहीं सर। नहीं यूज़ किया, ओके। देखो मैं बताता हूँ, नेटकैट जो होता है वो एक टूल है जो मेनली पोर्ट स्कैनिंग में, तो मैं नहीं कहूँगा कि उसका उतना यूज़ है जितना Nmap का है, पर अगर आपको मान लो किसी सिस्टम पे कोई ओपन पोर्ट मिलता है, उस पर आप नेटकैट के थ्रू कनेक्शन ओपन कर सकते हो, या फिर अपने सिस्टम पे अगर कोई पोर्ट ओपन करना है, सामने के सिस्टम से कोई कनेक्शन लेना है अपने सिस्टम पे, उसके लिए नेटकैट यूज़ हो सकता है। नेटकैट भी हम बीच में यूज़ करेंगे अपने कोर्स में। तो Nmap यूज़ होगा डेफिनेटली, नेटकैट यूज़ होगा। HPing 3 जो है वो उतना हम उस पर नहीं करेंगे फोकस, बिकॉज उससे बेटर टूल्स हमारे पास अवेलेबल है। ओके, फिर आ जाते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग पे। ये तो हमने बात की पोर्ट स्कैनिंग की, कि सामने वाले सिस्टम पे कितने पोर्ट्स ओपन है, उन पे क्या सर्विसेज चल रही हैं, ये देखने के लिए। अब वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग की जो बात आती है, जो पार्ट होता है जिसमें हम चेक करते हैं कि हाँ कितनी वल्नरेबिलिटीज हैं उस सिस्टम पे, वो चीज़, अच्छा एक तो Nmap ही है जो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में यूज़ होता है, क्योंकि Nmap से आपको पहली चीज़ तो क्या पता चल रही है कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन है। दूसरी क्या चीज़ पता चलती है Nmap से जिसकी वजह से वो वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में यूज़ हो सकता है? नहीं, कौन सी सर्विसेज रन कर रही है सिस्टम पे, ये भी तो पता चलता है Nmap से। और उन सर्विसेज के वर्जन्स, मतलब कौन सा वर्जन चल रहा है उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का, उस पर्टिकुलर सर्विस का। तो अगर ये पता चल गया तो आप ये भी चेक कर सकते हो कि उसमें वल्नरेबिलिटीज़ कौन सी, क्योंकि वल्नरेबिलिटीज़ क्या होती हैं, वर्जन डिपेंडेंट होती हैं। सॉफ्टवेयर के एक वर्जन में अगर वल्नरेबिलिटी है तो नेक्स्ट वाले में नहीं होगी, डेवलपर ने पैच कर दी होगी वो चीज़। तो अगर कोई वल्नरेबल वर्जन चल रहा है किसी सर्विस का, तो ये चीज़ भी Nmap पता लगा लेता है। बाकी ऑफ कोर्स हमारे पास डेडिकेटेड वल्नरेबिलिटी स्कैनर्स रहते हैं, ओपनवास है, नेसस है, मेटास्प्लॉइट है। मेटास्प्लॉइट यूज़ किया है यहाँ पे किसी ने? Yes, sir. किया? किस काम के Yes, लिए यूज़ sir. किया हुआ? मतलब क्या किया उसके थ्रू? सर वो मेटास्प्लॉइटेबल के कुछ सर्विसेज जैसे FTP सर्विस वगैरह एक्सप्लॉइट Telnet किया। वगैरह को. हाँ तो इनको एक्सप्लॉइट किया मतलब ठीक। मेटास्प्लॉइट यूज़ कर। ओके, तो मेटास्प्लॉइट में एक्सप्लॉइट्स तो हैं, काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, और उसमें और भी कई तरह की चीज़ें, उसमें स्कैनर्स हैं, ठीक है, उसमें आप उन स्कैनर्स को यूज़ करके पता लगा सकते हो कि कोई पर्टिकुलर सर्विस जो चल रही है वो वल्नरेबल है या नहीं, या अगर कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है वो भी चेक कर सकते हो। अगर आपको कोई एक्सप्लॉइट यूज़ करना है किसी सिस्टम पे, तो उसको रन करने से पहले आप पहले चेक कर सकते हो कि वो वल्नरेबल है या नहीं। वो भी एक फंक्शनैलिटी मेटास्प्लॉइट की है। लेकिन मेटास्प्लॉइट जो है वो क्या करता है कि आपने देखा होगा जब यूज़ किया है, ऑटोमेट करता है कई सारी चीज़ें, मतलब अपने आप ही हैंडल करता है काफ़ी कुछ। ठीक है, हमें उसमें क्या है, बस कुछ ऑप्शंस देने होते हैं कि हाँ ये आईपी है, पोर्ट वगैरह बताना होता है, बस बाकी सब वो अपने आप हैंडल कर लेता है। तो
बहुत ज़्यादा भी हम नहीं चाहते कि मेटास्प्लॉइट पे हम रिलाई करें, एटलीस्ट इस कोर्स के लिए। फॉर अ रियल पेनिट्रेशन टेस्ट डेफिनेटली आप मेटास्प्लॉइट यूज़ करोगे, बिकॉज मेटास्प्लॉइट से आपका क्या है, टाइम और एफर्ट दोनों बचता है। लेकिन जहाँ तक सीखने की हम बात कर रहे हैं तो मेटास्प्लॉइट पे हम उतना फोकस नहीं रखेंगे। फिर यहाँ पे मेंशन्ड है बैनर ग्रैबिंग और वेरिफिकेशन। तो बैनर ग्रैबिंग इज आल्सो समथिंग जो आप स्कैनिंग में करोगे ही, वो तो आप स्कैन्स रन कर रहे हो, बैनर ग्रैबिंग होगी उसमें। आरएफसी और पोर्ट चेकिंग। अच्छा, पोर्ट चेकिंग कुछ अलग से नहीं है, सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग को ही दोबारा से यहाँ मेंशन किया हुआ है। तो ये सब जब आप कर लोगे, पोर्ट स्कैन्स, वल्नरेबिलिटी स्कैन्स सब जब खत्म हो चुका होगा, एट द एंड ऑफ दिस फेज आपके पास आइडिया होगा कि ठीक है, ये जो सिस्टम है उसमें ये वल्नरेबिलिटीज हैं, और फिर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि हाँ, एक्सप्लॉइटेशन कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ूँ मैं इन वल्नरेबिलिटीज की मदद से, उनको कैसे एक्सप्लॉइट करूँ, कैसे हैक करूँ सिस्टम में। तो ये होता है नेक्स्ट फेज में, जो कि है एक्सेस। कि किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया एंड उसके थ्रू टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर लिया। तो टाइप्स ऑफ अटैक्स में मेंशन्ड है, एक तो रिमोट अटैक, कि आप रिमोटली अटैक कर रहे हो ओवर अ नेटवर्क। फिर क्लाइंट साइड अटैक, मान लो किसी वेब एप्लीकेशन की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो हर वेब एप्लीकेशन के, हर वेबसाइट के दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है क्लाइंट साइड जो यूजर्स को दिखता है, और एक होता है सर्वर साइड जो कि बैकग्राउंड में चलता है, जो बैकएंड में होता है। तो अब सर्वर साइड जो कोड है, जो भी चल रहा है बैकएंड में, वो तो यूजुअली आपके पास एक्सेस होगा नहीं उस चीज़ का। उसका जो है वो सिर्फ एडमिन जो है उस वेबसाइट का, या उस जो मैनेज कर रहा है उसको, उसी के पास एक्सेस होगा। आपके पास क्या होगा, जो क्लाइंट साइड पे एप्लीकेशन अवेलेबल है। तो अगर उस क्लाइंट साइड पोर्शन का आप किसी तरह से एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है, उसको यूज़ करते हो, तो इस तरह के अटैक को आप कह सकते हो क्लाइंट साइड अटैक। फिर अच्छा, ब्लाइंड साइड, ओके, ब्लाइंड साइड अटैक कोई अटैक का टाइप नहीं होता, या कोई पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी है ब्लाइंड साइड, उसका सिर्फ उसको सिर्फ कहते हैं ब्लाइंड साइड अटैक, अगर उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। फिर आता है सोशल इंजीनियरिंग। अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग से आप लोग कह रहे हो कि आप फेमिलियर हो कि, अच्छा, सोशल इंजीनियरिंग ज़रूरी नहीं कि आप एक्सप्लॉइटेशन में यूज़ करो। सोशल इंजीनियरिंग मेनली होता है इंफॉर्मेशन गैदरिंग में, कि आपको पता चला कि हाँ, कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको टारगेट किया, उसको फ़ोन किया या ईमेल किया, या ऐसे ही कहीं बाहर कहीं मिले, एंड वहाँ पे पूछा कि जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और वो आपने वहाँ से गेन कर लिया। फिर है फजिंग अटैक। अच्छा, फजिंग पता है आप लोगों को क्या होता है फजिंग? नो सर। ओके, फजिंग में क्या होता है कि आप जो भी आपकी टारगेट एप्लीकेशन है, उसको बहुत सारा रैंडम डेटा इनपुट कर रहे हो उसमें, और आप ये देख रहे हो कि वो एप्लीकेशन क्रैश होती है नहीं इस इनपुट से। अगर क्रैश होती है आपके रैंडम इनपुट को फीड करने से, तो हो सकता है कि आप उसका एडवांटेज ले सको, हो सकता है उसको आप यूज़ कर सको उस सिस्टम में हैक करने के लिए। फिर है डिनायल ऑफ सर्विस। डिनायल ऑफ सर्विस तो फेमिलियर होंगे इससे। Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो डिनायल ऑफ सर्विस का पर्पस क्या होता है? वो कि सर्वर को डाउन करने से। सर्वर डाउन करना है, क्रैश करना है किसी सर्विस को है। तो अगर मैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक कर रहा हूँ, तो उससे मुझे डायरेक्टली तो कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब उसके उसके थ्रू में ऐसा तो है नहीं कि सिस्टम को हैक कर लूँगा। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक अगर कहीं होता है, उसका या तो ये पर्पस होता है कि जो अटैकर है वो डिसरप्ट करना चाहता है किसी सर्विस को या किसी वेबसाइट को, या फिर वो एक्चुअल अटैक से डिस्ट्रैक्ट करना चाह रहा है।
जो सिक्योरिटी टीम है उनको। एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर अगर आप डिनायल ऑफ सर्विस की बात करो तो वो यूजुअली आपके किसी काम के नहीं है। इनफैक्ट ज़्यादातर केसेस में आप ये देखोगे कि एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर जो आप पहले स्कोप डिफाइन करते हो अपने क्लाइंट के साथ बैठ के, वहाँ स्कोप में स्पेसिफिकली मेंशन हुआ कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स अलाउड नहीं है। क्योंकि उससे क्या हो रहा है, आपको कोई सिस्टम में हैक करने का तो कोई तरीका मिल नहीं रहा, प्लस अगर आप कोई सर्विस क्रैश कर देते हो, कोई वेबसाइट क्रैश कर देते हो, तो उससे ये हो सकता है कि क्लाइंट का नुकसान हो जाए। इसलिए डिनायल ऑफ सर्विस बहुत ही सीरियस तरह का अटैक माना जाता है और वो आपको किसी भी टेस्ट में अलाउड नहीं होता। फिर यहाँ पे मेंशन है मैन इन द मिडल अटैक्स। अच्छा, मैन इन द मिडल मतलब कि मान लो आपने जैसे स्निफिंग वाला टॉपिक कवर किया होगा एथिकल हैकिंग में। नहीं किया कि मतलब आप किसी कम्युनिकेशन के बीच में अपने आप को डाल रहे हो, दो पार्टीज कम्युनिकेट कर रही हैं, आप उस कम्युनिकेशन के बीच में अपने आप को प्लेस करके स्निफ कर पा रहे हो कि क्या डेटा जा रहा है, आप देख पा रहे हो कि क्या डेटा उस कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो इसमें हो सकता है आप किसी के पासवर्ड डिस्कवर कर लो, हो सकता है कि और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मिल जाए, मतलब कार्ड डिटेल्स या इस तरह की चीज़। हालांकि वो ज़्यादा रेयर है कार्ड डिटेल्स मिलना, बिकॉज बैंक ट्रांजैक्शन यूजली आपके सिक्योर्ड कनेक्शंस पे ही होंगे। नहीं सर। अच्छा, मैन इन द मिडल नहीं सुना? ओके। हम्म। मान लो कि आप एक नेटवर्क पे हो, ठीक है, उस नेटवर्क पे आपके अलावा 5 और लोग हैं, ठीक है, मान लो। अब मैन इन द मिडल अटैक का मतलब ये हुआ, एक एग्जांपल इसका ये होगा कि जो भी वो नेटवर्क पे डेटा जा रहा है, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि वो डेटा, अगर मान लो मैं कुछ सेंड कर रहा हूँ, कोई और कुछ सेंड कर रहा है, कोई तीसरा पर्सन कुछ और सेंड कर रहा है, तो अब ज़रूरी तो है नहीं कि वो सारा डेटा जो है मेरे थ्रू होके जाएगा। मेरे मेरे को तो बस वही चीज़ का एक्सेस है जो चीज़ मैं सेंड कर रहा हूँ और उसका जो मेरे को रिस्पॉन्स मिल रहा है। पर अगर मैं मैन इन द मिडल अटैक करता हूँ तो मैं इस तरह की एक सिचुएशन क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पे सभी लोगों का डेटा, उस नेटवर्क में जितने लोग कनेक्टेड हैं, वो सारे डेटा मेरे थ्रू होके आगे जाए। तो वहाँ पे क्या होगा, मैं देख पाऊंगा कि क्या डेटा जा रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैन इन द मिडिल, मैंने अपने आप को कम्युनिकेशन के बीच में डाल दिया। यस सर। ठीक है, अगर कोई इंटरनेट पे कुछ काम कर रहा है तो वहाँ दो पार्टीज इन्वॉल्व है उस कम्युनिकेशन में, एक तो सर्वर और एक क्लाइंट। मैंने अगर सर्वर और क्लाइंट के बीच में अपने आप को डाल दिया, मैं देख सकता हूँ कि क्या डेटा वहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है दोनों के बीच। हेलो सर। यस। लेकिन HTTPS बेस्ड अगर कम्युनिकेशन रही तो उसमें तो जो डेटा रहेगा वो एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा ना। एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएगा, बिल्कुल। तो सर वहाँ पे मैन इन द मिडल परफॉर्म नहीं होगा शायद, कि HTTPS को भी बाईपास किया जाता है। HTTPS को भी किया जाता है बाईपास, ऑफ कोर्स, उसके ओके लिए ओके। भी तरीके होते हैं। SSL स्ट्रिप करके एक टूल आता है, उसमें देखना, उसके बारे में देखना अगर इसमें इसके बारे में जानना है तो। पर मैन इन द मिडल अटैक्स रेयर होते हैं क्योंकि मैन इन द मिडल करना मुश्किल होता है, खासकर अगर HTTPS की बात हो रही है तो मैन इन द मिडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए इस तरह के अटैक्स बहुत रेयर होते हैं, लेकिन अगर कोई कर लेता है तो आप ये देख लो कि उसके पास सारी इंफॉर्मेशन आपकी हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जैसे किसी भी पब्लिक प्लेस में आप जाओ, मान लो किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, या कहीं, आजकल तो स्टेशन वगैरह पे हर जगह होता है, जहाँ भी फ्री वाईफाई देते हैं, बहुत जगह आजकल होता है ना कि फ्री वाईफाई आप कनेक्ट कर सकते हो अगर आप उस लोकेशन में हो। तो फ्री वाईफाई इसलिए डिस्करेज किया जाता है लोगों को यूज़ करने से, क्योंकि अटैकर्स यूजली इस तरह के नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं। वो वहाँ पे मैन इन द मिडल अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। तो जो भी डेटा आप वहाँ पे सेंड कर रहे हो, जो भी कम्युनिकेशन हो रही है आपकी उस नेटवर्क पे, वो कोई अटैकर उसको रिकॉर्ड कर सकता है, मतलब उसको देख सकता है कि आप क्या डेटा भेज रहे हो, क्या नहीं भेज रहे हो। और इस तरह क्या
नेटवर्क्स में पहली बात तो यूजली पब्लिक प्लेसेस में होते हैं, तो पता लगाना भी मुश्किल है कि कौन कर रहा है अटैक। इसलिए कोई भी अगर आपको मान लो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना है, कोई भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन आपको एक्सचेंज करनी है, तो इस तरह के नेटवर्क्स पे तो ना ही करो। तो अगर हो सके तो फ्री वाईफाई इस तरह के नेटवर्क्स को अवॉइड ही करो जितना हो सकता है, क्योंकि वहाँ माने तो मिलना अटैक्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, तो अब एक्सप्लॉयटेशन की हम बात कर रहे हैं कि हमने एक्सेस किया टारगेट सिस्टम को, एक्सप्लॉयटेशन फेज की बात हो रही है। तो एक तरीका है कि आप मेटास्प्लॉइट यूज़ करके कोई वल्नरेबिलिटी आपको मिली है ऑलरेडी और आप उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हो। दूसरा तरीका ये है कि जो एक्सप्लॉइट है, आपने एक्सप्लॉइट डाउनलोड किया, कंपाइल किया और रन कर दिया उस टारगेट के अगेंस्ट। फिर यहाँ पे एक मेंशन है SE टूल किट, इससे फेमिलियर है कोई SE टूल किट से? ये सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ किया था सर। सोशल इंजीनियरिंग में यूज़ किया था। ओके, तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। हालांकि इससे बेटर टूल्स भी आते हैं, एक हिडन आई करके है अच्छा टूल, फिर सोशल फिश है जो इससे बेटर है। कि ऐसी टूल किट हालांकि अच्छा टूल है, थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आउटडेटेड है, इसलिए मैं उन टूल्स को प्रेफर करता हूँ। बट अगेन एक्सप्लॉयटेशन के लिए आप यूजली इस तरह के टूल्स यूज़ नहीं करोगे। फिर कोबाल्ट स्ट्राइक, अच्छा कोबाल्ट स्ट्राइक भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। हमारी यहाँ कोशिश ये रहती है कि हम मेटास्प्लॉइट वगैरह को अवॉइड करें एटलीस्ट इस कोर्स के ड्यूरेशन में। क्यों? क्योंकि मेटास्प्लॉइट ज़्यादातर चीज़ें ऑटोमेट कर देता है, मतलब वो अपने आप ही कर देता है सब कुछ, तो आपके लिए कुछ करने को नहीं रहता, तो सीखने को नहीं मिलती कई चीज़ें। इसलिए मेटास्प्लॉइट में स्टार्टिंग में थोड़ा यूज़ करूँगा, और उसके बाद हम लोग मेटास्प्लॉइट छोड़ देंगे। ओके, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स। अगेन डिनायल ऑफ सर्विस मतलब किसी सर्विस को क्रैश करना। एंड गूगल फाइंडिंग वल्नरेबल फीड साइट्स। अच्छा, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर ये चीज़ आप ज़्यादा नहीं करोगे इस तरह की, मतलब इस सिचुएशन में ज़्यादातर ब्लैक हैट हैकर्स रहते हैं कि वो गूगल यूज़ करके, गूगल डॉकिंग यूज़ करके वल्नरेबल वेबसाइट ढूंढते रहते हैं। ठीक है, और टूल्स तो देखो कई हैं। सर क्या चीज़? हेलो, हाँ बोलो। ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स में क्या अंतर है? ब्लैक बॉक्स और वाइट मतलब वो बॉक्स। अच्छा, हाँ, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो होती है उसमें मतलब जब आप टेस्ट कर रहे हो, जब आप टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले आपको कोई नॉलेज नहीं दी जाती, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती आपके टारगेट के बारे में। ब्लैक बॉक्स मतलब हो गया जैसे आपका एक्सटर्नल, जैसे जो टेस्ट होते हैं ना, एक्सटर्नल पेनिट्रेशन टेस्ट, वो यूजली ब्लैक बॉक्स होते हैं, क्योंकि उसमें आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं पहले से। जो भी आपको खुद ही इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट करना है। और वाइट बॉक्स जो टेस्ट है, वाइट बॉक्स में मतलब सारी इन्फॉर्मेशन जो चाहिए आपको वो पहले से दी जाएगी, कि ये नेटवर्क डिटेल्स हैं, ये टारगेट सिस्टम की डिटेल्स हैं, वो सारा आपको पहले से मिलेगा। तो वो एक तरह से आप उसको मतलब पूरी तरह से तो इंटरनल से नहीं कंपेयर कर सकते, बट उस सिचुएशन में क्या होता है, ब्लैक हाँ सॉरी वाइट बॉक्स टेस्टिंग में आपको पहले के 2 फेजेस आपके ये समझ लो कि स्किप हो जाते हैं। उसके बाद उसमें आप सीधा एक्सप्लॉयटेशन से स्टार्ट करोगे फिर। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, फिर एक बार आपने एक्सप्लॉइट कर लिया, मतलब एक बार आपने अपने टारगेट सिस्टम को एक्सेस कर लिया, ठीक है, आप ऑलरेडी अपने टारगेट सिस्टम के अंदर हो, उसके बाद क्या करना है वो होता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन। एक्सप्लॉइट तो कर लिया, अब क्या, एक्सेस कर लिया सिस्टम को, उसके बाद क्या करना है? तो एक चीज जो सबसे पहले यहाँ मेंशन है वो मेंटेन हिडन एक्सेस, कि आप ये कोशिश करोगे कि आपने जब सिस्टम को एक्सेस किया है पहली बार,
तो उसे आप बार बार एक्सेस कर पाओ। किसी तरह का आप वहाँ पे कोशिश करोगे बैकडोर डालने की। फिर हो सकता है आप ये कोशिश करो कि अच्छा अगर इस नेटवर्क पे और सिस्टम्स हैं, जो जो सिस्टम मतलब जो इन्फॉर्मेशन मुझे इस सिस्टम से मिल रही है उसकी मदद से मैं उन बाकी सिस्टम्स को भी हैक करूं। तो एक आप ये भी चीज कोशिश कर सकते हो। फिर कवर योर फुटप्रिंट, कवर योर ट्रैक्स, मतलब कि आपने सिस्टम को हैक किया, आपने जो भी किया वहां पे, अब आप ये चाहते हो कि किसी को पता ना चले कि मैंने ये काम किया, मैं इस सिस्टम पे कभी था, मैं इस सिस्टम पे कुछ मॉडिफिकेशन किया, कुछ भी किया मैंने इस सिस्टम पे। तो वहां पे आप क्या करोगे कि जैसे लॉग फाइल्स हैं उनको या तो चेंज करोगे या डिलीट कर दोगे। आपने कोई भी चेंजेस अगर किए उनको रिवर्स करोगे, कुछ अपलोड किया वहां पे तो डिलीट कर दोगे, कुछ मॉडिफिकेशन किया तो उसको रिवर्स कर दोगे। ये सिस्टम जिसका है, जो ओनर है सिस्टम का, उसने जैसा सिस्टम छोड़ा था उसको वैसा ही दिखे, उसको ये ना पता चले कि हाँ इस सिस्टम को किसी ने हैक किया है। फिर नेक्स्ट जो चीज मेंशन्ड है, कैप्चर एविडेंस फॉर प्रूफ ऑफ एक्सेस। अच्छा, अब ये चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एज पेनिट्रेशन टेस्टर्स। हम ब्लैक हैट हैकर्स नहीं है, हम सिस्टम को अटैक नहीं करना चाह रहे, हम यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पर्पज से देख रहे हैं चीजें। तो अब एट द एंड आपका जो पूरा प्रोसेस हो जाएगा, एंड में क्या होगा, आप रिपोर्ट बनाओगे, अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करोगे और वो क्लाइंट को दोगे कि हाँ ये जो पूरा प्रोसेस मैंने किया था ये उसकी रिपोर्ट है। इसमें सारे डिटेल्स आप डालोगे कि क्या वल्नरेबिलिटीज आपको मिली, आपने क्या एक्सप्लॉइट किया, कैसे किया। तो वहां पे क्या है, आपको प्रॉपर एविडेंस भी चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए। तो आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट्स वगैरह लोगे हर स्टेप के कि क्या है, एंड उसको रख लोगे अपने पास ताकि रिपोर्टिंग में वो चीज़ इंक्लूड हो सके। क्योंकि जो क्लाइंट है उसके पास क्या जाएगा एट द एंड, रिपोर्ट जाएगी। अब वो आपके साथ बैठा तो नहीं रहेगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक कि हाँ क्या प्रोसेस कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। उसको सिर्फ क्या पता होगा, उसको सिर्फ रिपोर्ट मिली होगी। तो बहुत ज़रूरी है ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब आप बना रहे हो तो उसमें जितनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हो डालो, ताकि जो पढ़ रहा है उसको आइडिया अच्छे से मिल जाए, उसको अच्छे से पता चले कि सिचुएशन है, और जो भी पेनिट्रेशन टेस्टर है उसने स्टेप्स फॉलो किए थे ये टेस्ट करने के लिए। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी होती है। डॉक्यूमेंट योर प्रोसेस, मतलब वही कि जब आप रिपोर्ट बना रहे हो तो आप पूरी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे एक एक स्टेप की, कि हाँ पहले ऐसे किया फिर ऐसे किया, किस तरह से आगे बढ़े। अच्छा, पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में जो यहाँ पे स्टेप्स मेंशन है, इसमें एक ऐसा स्टेप है जो मेंशन नहीं है, क्या मुझे कोई बता सकता है क्या है वो? एक बहुत ही उसको कह सकते हैं इंपॉर्टेंट स्टेप है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन का, जो यहाँ पे मेंशन किया ही नहीं हुआ है। पासवर्ड क्रैकिंग। एसक्यूएल पासवर्ड इंजेक्शन। क्रैकिंग नहीं। हम्म एसक्यूएल यार आवाज थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई तुम्हारी, दोबारा से एसक्यूएल बताओ। इंजेक्शन। नहीं नहीं, एसक्यूएल एसक्यूएल इंजेक्शन तो एक टाइप ऑफ अटैक हो गया ना। अब वो हर सिचुएशन में तो एप्लीकेबल होगा नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जहाँ पे ये पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात हो रही है कि एक बार मैंने एक्सेस कर लिया सिस्टम को, उसके बाद एक ऐसा स्टेप है जो यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ। कोई आइडिया नहीं सर अभी। अच्छा ठीक है, चलो मैं बताता हूँ। प्रिविलेज एस्केलेशन का नाम सुना है यहाँ पे किसी ने? हाँ हाँ, मतलब एडमिन एक्सेस लेना। हाँ, बेसिकली कह सकते, जरूरी नहीं होता कि एडमिन एक्सेस ही मिलेगा हर केस में, पर प्रिविलेज एस्केलेशन एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपको करंट जिस जो प्रिविलेजेस हैं, करंट जो परमिशंस आपके पास हैं, आप कोशिश कर रहे हो कि उससे बेटर मेरे को प्रिविलेजेस मिले। एज ए यूजर, एज ए नॉर्मल यूजर एक सिस्टम पे आपको काफी सारे ऐसे एक्शंस हैं जो जिनकी परमिशन नहीं होगी, या काफी सारी ऐसी डायरेक्टरीज देखोगे जो
एक्सेस नहीं कर पाओगे, तो उस चीज के लिए प्रिविलेज एस्केलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। और प्रिविलेज एस्केलेशन में आप ये कोशिश करते हो कि जितना हाईएस्ट मुझे एक्सेस मिल सके, जितनी ज़्यादा ऊंची से ऊंची प्रिविलेजेस मिल सकें सिस्टम पे, वो मैं लूँ। और हाईएस्ट प्रिविलेज क्या होती है, जैसे अगर लिनक्स की मैं बात करूँ तो रूट प्रिविलेज, और विंडोज़ में एडमिनिस्ट्रेटर। तो अगर मुझे रूट प्रिविलेजेस मिल जाती हैं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ सिस्टम पे, कोई भी कमांड रन कर सकता हूँ, कोई भी डायरेक्टरी एक्सेस कर सकता हूँ। बट एज ए नॉर्मल यूज़र ये चीज़ नहीं होगी। इसलिए जब भी आप किसी सिस्टम को एक्सेस करोगे तो वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो आप वहाँ करना चाहोगे वो होगी प्रिविलेज एस्केलेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है प्रिविलेज एस्केलेशन का, तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रिविलेज एस्केलेशन भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? यस सर। ओके, गुड। तो पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात हुई। उसके बाद क्या आता है पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन में? अच्छा, वो चीज़ कवर हो गई कि हमने एट द एंड अपने ट्रैक्स भी कवर किए, तो जो भी मॉडिफिकेशंस किए थे, जो भी चेंजेस किए थे सिस्टम में, वो भी रिवर्स कर दिए। तो अब एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर पूरा आपका काम हो जाएगा, एट द एंड आप रिपोर्ट जनरेट करोगे। तो अब रिपोर्ट में क्या होता है कि आप कई सारे जो टूल्स रन करते हो, nmap है, nessus है, इवन मेटास्प्लॉइट वगैरह हैं। अगर मेटास्प्लॉइट तो नहीं, यूजली आर्मिटेज, हाँ, जो उसका GUI वर्जन है। तो अब आप क्या कर सकते हो कि एक क्या होता है इनबिल्ट जो, या ऑटोमेटिकली जनरेटेड जिसको कह सकते हैं, रिपोर्ट होती है इन टूल्स की, कि लोग अपने आप से एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं। उन रिपोर्ट्स को भी आप अपने जो फाइनल रिपोर्ट होगी उसमें डाल सकते हो, लेकिन कभी ये चीज़ मत करना कि किसी टूल की बनाई हुई रिपोर्ट को एज अ फाइनल रिपोर्ट आप सबमिट कर रहे हो, बिकॉज वो चीज़ यूजली उसको अच्छा नहीं माना जाता बिल्कुल भी। तो रिपोर्ट अगर बना रहे हो खुद से मेहनत करो, टूल्स की जो रिपोर्ट्स हैं उनकी मदद ले सकते हो, उनको इंक्लूड कर सकते हो, बट कभी भी उसको एज अ फुल रिपोर्ट आप नहीं सबमिट करोगे। अच्छा, और जो चीज़ें आप उसमें इंक्लूड करोगे, प्रूफ ऑफ एक्सेस, कि आपने क्या किया, क्या स्टेप्स लिए सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, क्या वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट की, जैसे भी जो भी तरीका आपने यूज़ किया उसके डिटेल्स दोगे। उसके बाद फिर है लिस्ट ऑफ फिक्सेस, कि जो इश्यूज मिले, जो वल्नरेबिलिटीज मिली जिनको आपने एक्सप्लॉइट किया, अब उनको कैसे ठीक किया जाए, कैसे फिक्स किया जाए, तो वो चीज़ भी डाल सकते हो। फिर प्रोवाइड टेक्निक्स टू अवॉइड फर्दर एक्सेस, तो वही सेम ही चीज़ है कि एक बार वो वल्नरेबिलिटी फिक्स हो गई तो अब उसको एक्सप्लॉइट नहीं किया जाएगा, बाद में उसको कोई एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएगा, एंड उस तरीके से फिर कोई सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अब ये सब हो जाएगा। उसके बाद क्या करोगे, प्रेजेंटिंग द रिपोर्ट एंड एनालिसिस, पूरी रिपोर्ट और जो भी आपका एनालिसिस रहा है उस पेनिट्रेशन टेस्ट के बाद वो आप क्लाइंट को दोगे। कुछ अगर पैचिंग वल्नरेबिलिटीज पैच करनी है या एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है उसके ऑर्गेनाइजेशन की, उसमें आप असिस्टेंस दे सकते हो, पॉलिसी मैनेजमेंट में हेल्प कर सकते हो कंपनी की। ऑफकोर्स ये सेपरेट सर्विसेज होंगी तो इनका चार्ज भी सेपरेट लगेगा। फाइनल असेसमेंट ऑफ द नेटवर्क, एट द एंड आप एक फाइनल असेसमेंट कर रहे हो कि हाँ ठीक है, इसमें कोई वल्नरेबिलिटीज नहीं है। और शेड्यूल रेगुलर ऑडिट, तो क्या होता है कि पेनिट्रेशन टेस्ट रेगुलर इंटरवल्स पे लिए जाते हैं यूजली, कि हर महीने या हर 3 महीने या हर 6 महीने या हर साल आप एक ऑडिट कर रहे हो या एक पेनिट्रेशन टेस्ट कर रहे हो। और एनक्रिप्ट योर रिपोर्ट्स और फाइंडिंग्स, एनक्रिप्ट, अच्छा ये जो चीज मेंशन है एनक्रिप्ट योर रिपोर्ट्स, इसकी सिग्निफिकेंस
पता चल रही है आप लोगों को कि ये क्यों जरूरी है? ताकि वो सिक्योर रहे। अब क्या चीज सिक्योर रहे? मतलब अपनी रिपोर्ट सर कोई दूसरा बंदा ना यूज कर सके। कोई दूसरा बंदा ना यूज कर सके, क्योंकि जो आपकी रिपोर्ट होगी, जो भी रिपोर्ट आपने जनरेट की है, उसमें आपके जो क्लाइंट है उसकी नेटवर्क्स की, उसके रिसोर्सेज की सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन। होंगी, है ना? जो वल्नरेबिलिटीज हैं, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब उसमें मेंशन्ड होगा रिपोर्ट में। तो वो रिपोर्ट क्या है, किसी और के हाथ नहीं लगनी चाहिए, वो सिर्फ आपके पास और क्लाइंट के पास होनी चाहिए, और किसी को मिलनी नहीं चाहिए रिपोर्ट। अदरवाइज क्या है, डेटा लीकेज की सिचुएशन हो जाएगी कि वो डेटा किसी गलत एंटिटी के हाथ में चला जाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जब आप रिपोर्ट बनाते हो, वो रिपोर्ट सिर्फ या तो आपकी जो टीम है टेस्टर्स की, उनके पास ही रहे, या फिर क्लाइंट के पास रहे, और किसी को एक्सेसिबल ना हो पाए वो रिपोर्ट। ओके, तो थियरी जो थी इस कोर्स की, वो यहाँ पे ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद थियोरेटिकल और कुछ हम नहीं देखेंगे। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है अभी तक जो भी मैंने कवर किया है इसमें, तो पूछ लो अभी। सर ये इसके नोट्स भेज देना ना सर, आगे जाके पढ़ने के लिए। अच्छा, नोट्स इतने ही है जो मैंने अभी कवर करा है, और इसमें नोट्स है ही नहीं, ओके। और क्योंकि सर वो जो मतलब प्रैक्टिकल वगैरह परफॉर्म करेंगे उसके नोट्स नहीं रहेंगे क्या? प्रैक्टिकल के नोट्स नहीं रहेंगे, बट जो हर जो सेशन होता है वो सारे क्या है, रिकॉर्डेड होते हैं, तो आप रिकॉर्डिंग्स ले सकते हो। ओके ठीक है सर, ठीक है। ठीक है, ओके। अच्छा, हाँ, कोई और किसी को कुछ क्वेश्चन या डाउट्स अभी तक? तो सर वो रिकॉर्डिंग सर आप भेजोगे या फिर काउंसलर से लेनी पड़ेगी? रिकॉर्डिंग्स आप काउंसलर से ले लोगे, आप उनसे बात कर लो रिकॉर्डिंग्स के लिए, वो आपको दे देंगे। ओके सर। Okay, कुछ और कुछ? सर आपका प्रोफाइल नहीं बताया आपने। प्रोफाइल, ओके। तो आई हैव बीन इन, और आपका गोल होगा उसको हैक करना, उस सिस्टम को हैक करना। कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। मतलब ऑफ कोर्स थ्रू आउट दिस कोर्स मैं आपको जितने भी सिस्टम्स बताऊंगा, आई गाइड यू थ्रू आउट ईच ऑफ द सिस्टम्स की क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो सीटीएस में आपने किसी ने भी सीटीएस सॉल्व किए इससे पहले? नो सर। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। उसका आपको यहाँ पे सीटीएस कैसे सॉल्व करते हैं वो भी अच्छे से आइडिया हो जाएगा उस चीज़ का। सीटीएफ मतलब कैप्चर द फ्लैग। इसको बेसिकली समझ सकते हो एक पजल की तरह या एक चैलेंज की तरह जो आपको सॉल्व करनी है। सॉल्व करके आपको आंसर ढूंढना है, और सॉल्व करने के लिए आपको उस सिस्टम को, उस मशीन को हैक करना होगा। तो स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के जो 2-3 सीटीएस मैं करवाऊंगा यहाँ पे, उसमें आपको जो सीटीएफ्स हैं, जो मशीन हैं, वो अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके उसको एज अ वर्चुअल मशीन रन करना होगा। उसके बाद फिर हम क्लाउड बेस्ड सीटीएस भी करेंगे, मतलब उसमें आपको सिर्फ नेट एक्सेस चाहिए, कुछ डाउनलोड नहीं करना। बट स्टार्टिंग के 2-3 जो है उसमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो मेटास्प्लॉइटेबल का आप लोग मेंशन कर रहे थे, वो उससे फेमिलियर हो? मेटास्प्लॉइटेबल से सब लोग? यस सर। ओके, तो मेटास्प्लॉइटेबल जैसे किया ना आपने कि डाउनलोड किया है, एज अ वीएम सेटअप किया अपने सिस्टम में, तो यस सर। वैसे ही करना है स्टार्टिंग के 3 सीटीएस में। तो और पहला वाला जो है हम मेटास्प्लॉइटेबल कवर करेंगे सबसे पहले, तो जो इजी है उससे स्टार्ट करते हैं, एंड देन और थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते जाएंगे। तो सबसे पहले अपन मेटास्प्लॉइटेबल करेंगे स्टार्ट, एंड ठीक है, आज अपन ने थ्योरेटिकल रखा, कल से स्टार्ट करते हैं मेटास्प्लॉइटेबल पे काम करना। ओके, ओके सर। ओके सर। तो आप लोग सब इंश्योर करना कल तक कि